चलिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ लिया था हम लोगों ने। अभी आज हम पढ़ेंगे ना, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक, मौर्य साम्राज्य को भी हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल, ठीक, मौर्य काल को भी हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ने वाले हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो काफी बड़ा चैप्टर रहता है। ये 3 से 4 क्लास का चैप्टर है ये लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट चीज को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य काल के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। मौर्य काल का आप लोग समय खैर आप लोगों के लिए उतना वो नहीं है। 322 ईसा पूर्व से ना 185 ईसा पूर्व तक के समय को मौर्य काल बोला जाता है। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का समय, मतलब मौर्य काल में जितने भी राजा हुए उन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। देखते हैं, फिर पहले देखते हैं कि हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो एक जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, उसने पुस्तक लिखा था, तो जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र से हमको जानकारी मिलेगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र से एक पुस्तक का नाम है इंडिका। हाँ, मेगास्थनीज नाम का एक वो था, विद्वान था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में था, तो उसने भी एक पुस्तक लिखा है इंडिका। ठीक, और कहाँ से मिल सकता है हमको, मुद्रा राक्षस से मिलता है जानकारी। विशाख दत्त का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक, उससे भी हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और अशोक, सबसे बड़ा स्रोत है जो मौर्य वंश की जानकारी के बारे में, वो है अशोक के अभिलेख। सबसे ज्यादा जानकारी हमको मिलता है अशोक के अभिलेखों से। तो इन सब, ये हमारे पास कुछ सबसे बड़े स्रोत है मौर्य काल के बारे में जानने के, जिसमें से अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है, इंडिका, मेगास्थनीज, ये भी जो मेगास्थनीज है वो भी किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही था। मुद्रा राक्षस लिखा है किसने, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त हालांकि गुप्त वंश से संबंधित है, वो गुप्त काल का लेखक है, लेकिन गुप्त काल में होते हुए भी उसने किसके बारे में लिखा है, मौर्य काल के बारे में लिखा है। और सबसे बड़े मौर्य वंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है, अशोक के अभिलेख ही सबसे बड़े स्रोत है। ठीक, तो देखते हैं जो मौर्य वंश, अब मौर्य कौन थे इसके ऊपर कुछ अलग अलग विद्वानों के मत है। मौर्य लोग कौन थे इसके ऊपर भी थोड़ा सा जान लो आप लोग। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार मौर्य लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। मौर्य लोगों को बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। ठीक, लेकिन बौद्ध ब्राह्मण ग्रंथों में, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है मौर्य लोगों को शूद्र बताया गया है। मतलब ये जो लोग कौन से जाति के थे इस संबंध में थोड़ा सा विवाद है। जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है वो मौर्य लोग को क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है हिंदू धर्म से संबंधित, उसमें क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। ये जो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त, उसमें उसने एक शब्द का यूज किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वृषल करके। ठीक, वृषल करके एक शब्द यूज किया किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसका मतलब इतिहासकार लोग शूद्र लगा रहे हैं, ऐसा होगा कि वो शूद्र लिखना चाह रहा होगा। ठीक, तो इससे मुद्रा राक्षस में भी जो मौर्य लोगों को क्या बताया गया है, शूद्र। एक ऐसा शब्द का यूज हुआ है, उस शब्द क्या है, वृषल करके लिखा हुआ है, और ये वृषल उसने कहा है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो विशाख दत्त ने कौन सा शब्द यूज किया है, वृषल। तो इसका मतलब इतिहासकार लोग लगा रहे हैं किससे, शूद्र से। तो ये कुछ उनके संबंध में वो है, कौन थे ऐसा करके थोड़ा सा जानकारी आपके पास हो गया। ठीक, फिर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ इस वंश में जो शासक हुआ उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे जो पहला शासक हुआ वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है भैया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। महाजनपद काल पढ़ा था हमने, उसमें नंद वंश पढ़ा। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। तो मैं बता रहा था कि घनानंद के दरबार में जाता है कौन, चाणक्य जाता है, तो उसको बेइज्जत करके वो बाहर निकाल देता है। फिर चाणक्य इसको ढूंढता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करता है और मौर्य वंश का क्या करता है, स्थापना करता है। तो इस तरीके से मौर्य वंश का स्थापना होता है। तो हमारा पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश का संस्थापक है भाई, लिख लो। घनानंद, चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या किया। ये चाणक्य की सहायता से इसने घनानंद का क्या किया, हत्या किया और मौर्य वंश का स्थापना, और फिर उसने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने घनानंद का हत्या किया चाणक्य की सहायता से और मौर्य वंश का स्थापना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ। देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना तो जो भारत उस समय तो ऐसा अभी का मैप है वैसा नहीं था, लेकिन उसके आसपास का जो मगध महाजनपद का आसपास का जो क्षेत्र था वो सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इसने जीतना शुरू किया अपने आसपास के क्षेत्रों को, और अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्या कर लिया, बना लिया। 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, 305 ईसा पूर्व में एक राजा रहता है। देखो, जब सिकंदर भारत आया रहता है, सिकंदर बहुत जगह को जीत जाता है भारत का। सिकंदर के बारे में हम नहीं पढ़े, स्किप कर दिया हूं। सिकंदर जब भारत आया था तो वो भारत के कई जगहों को जीत जाता है। तो अपने जीते हुए जगह को ना वो एक व्यक्ति को सौंप के जाता है, जीते हुए स्थानों को एक राजा को सौंप के जाता है भाई। और उस राजा के साथ इसका क्या होता है, लड़ाई होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और वो वहां का भी वो क्या होता है, कुछ स्थान जीत जाता है। तो वो राजा था सेल्यूकस निकेटर। तो 305 जब सिकंदर जीत के जा रहा था भारत को, अपना जगह जो जीता रहता है वापस चल देता है, वो भारत में अपना शासन स्थापित नहीं करता। तो अपना जो जीता हुआ स्थान है वो एक व्यक्ति को सौंप के जा रहता है, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो वो वाला सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई होता है। देखो, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, इसको हटा दो। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की सहायता से उसने एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, घनानंद, जो कि कौन से वंश का था, नंद वंश का था, उसका हत्या किया। महाजनपद काल पढ़े हम लोग, जिसमें मैं नंद वंश पढ़ा रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका मदद लिया घनानंद का हत्या करने के लिए, चाणक्य का। तो चाणक्य की सहायता से उसने घनानंद का हत्या किया और कौन से वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश का। बस ऐसा लिखा है इसमें, ठीक। फिर क्या होता है, 305 ईसा पूर्व का एक समय आता है। 305 ईसा पूर्व एक डेट, 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, सिकंदर जब भारत आया रहता है तो भारत को वो कुछ जगह जीते रहता है। तो जब, क्योंकि सिकंदर भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं करता, वो वापस चले जाता है, तो वो अपना जीता हुआ जो राज्य था वो एक राजा को दे के जाया रहता है, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो 305 ईसा पूर्व में ना सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई होता है। ये सेल्यूकस निकेटर वही है जिसको सिकंदर ने कुछ जगह सौंप के गया था अपना जो जीता हुआ। तो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो उसका सामना किससे होता है, सेल्यूकस निकेटर से, जिसको कौन सौंप के गया था अपना राज्य, सिकंदर सौंप के गया था। तो क्या होता है, इस युद्ध में ना सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है, और जब ये हारता है तो फिर ये बाद में हारने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर लेता है, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है। एक तो वो युद्ध हार जाता है, और युद्ध हारने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है, संधि करता है। और उस संधि के तहत ये जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम हेलेना था, ठीक है, हेलेना का विवाह किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ऐसा हुआ कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का क्या हुआ, लड़ाई हुआ। उस लड़ाई में कौन हारता है, सेल्यूकस निकेटर हारता है। अब वो हार गया, तो हारने के बाद वो ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या करता है, संधि करता है। संधि में क्या होता है, वो अपनी जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका क्या नाम था, हेलेना। तो अपनी बेटी का विवाह वो किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार में देता है, दहेज 500 हाथी उपहार देता है, और उसको 4 राज्य सौंपता है अपना, जो 4 राज्य क्षेत्र भी अपना सौंप देता है। अपने जो 4 राज्य क्षेत्र है वो भी उपहार में देता है सेल्यूकस निकेटर, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। एक तो वो युद्ध हार गया था, ऊपर से उसकी बेटी का विवाह भी हो गया था, तो रिश्तेदारी हो गया। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई हुआ, उसमें हार किसका होता है, सेल्यूकस निकेटर का। हारने के बाद वो संधि करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। उस संधि के तहत वो अपनी बेटी का विवाह किससे करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। उसकी बेटी का नाम हेलेना था, ठीक। विवाह हो गया। विवाह के दौरान वो 500 हाथी उपहार देता है, और अपने 4 राज्य क्षेत्र भी उपहार देता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी के समय मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है भारत। मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
जो कि दूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक, मेगास्थनीज के बारे में आप याद रखेंगे, ये जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, उसके दरबार में रहता था पहले। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता था, और मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो लड़ाई में हारा है उसी का दूत था, तो वो उसको भी भेज देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज का एक प्रमुख रचना है, उसको याद रखेंगे, पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसको और बता चुका हूं मैं आपको, इंडिका। ठीक, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखेंगे आप लोग। इंडिका नाम का पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। पहले यहां आने से पहले, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले सेल्यूकस निकेटर के लिए काम कर रहा था, ऐसा समझो आप। ठीक, और मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, इंडिका। इंडिका नाम का पुस्तक लिखा है, जिससे हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, इंडिका से। ये हो गया। अभी एक और इसमें एक और चीज लिखेंगे आप लोग कि इसी के चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त गवर्नर जिसका क्या नाम था, पुष्यगुप्त, उसने एक झील का निर्माण कराया। पुष्यगुप्त ने झील का निर्माण कराया, उस झील को बोलते हैं सुदर्शन झील। तो पेपर में ये पूछा गया है। चंद्रगुप्त का गवर्नर था जिसका क्या नाम था, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या किया, एक झील का निर्माण कराया, उस झील का नाम था सुदर्शन झील। तो ये पेपर में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। तो अगर ऑप्शन में वो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाएंगे, और ऑप्शन में पुष्यगुप्त रहेगा ना, तो पुष्यगुप्त लगाएंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त राजा था तभी बना। तो जो शासन रहता है उसी का नाम लिया जाता है। ठीक, शासक रहता है उसी का नाम होता है। जैसे अभी मोदी जी कुछ बना दिए छत्तीसगढ़ में, तो सालों साल याद रखेंगे हम लोग, मोदी बनवाए हैं, मोदी जी बनवाए उसको करके। ये झील है जूनागढ़, गुजरात। ये झील जो सुदर्शन झील है वो कहाँ पे, गिरनार में है एक्चुअली वो, और गिरनार भी जूनागढ़ में स्थित है। ठीक, गुजरात लिख लो, जूनागढ़ गुजरात लिख सकते हो ब्रैकेट में, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है ये झील। तो पेपर में ये वाला चीज पूछा गया कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। तो अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाएंगे, अगर पुष्यगुप्त रहेगा तो पुष्यगुप्त लगाएंगे। ठीक, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। अभी देखते हैं क्या होता है, चंद्रगुप्त के बारे में इतना ही पढ़ना है। जब क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब एजेड हो जाता है, उसका उम्र हो जाता है, तो वो जैन धर्म को मानने लग जाता है। ठीक, जैन धर्म को मानने लगता है, जैन धर्म को अपना लेता है वो। उसने जैन धर्म को अपना लिया, अपने जीवन के अंतिम समय में उसने कौन से धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को। जब वो जैन धर्म को अपनाता है तो एक जैन गुरु थे जिसके बारे में मैं उस दिन बताया था आपको, उसका नाम था भद्रबाहु, जो दक्षिण की ओर चले गया था, ऐसा बताया था, दिगंबर श्वेतांबर ऐसा याद होगा कुछ। हाँ, तो एक जैन गुरु था जिसका नाम था भद्रबाहु। उसी के साथ ना वो अपना राजकाज छोड़ के चले जाता है, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ अपने बेटा को राजा बनाता है, उसका नाम था बिंदुसार। तो जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपनाया। और जैन गुरु जिसका क्या नाम था, भद्रबाहु, उसी के साथ वो चले जाता है कहाँ, एक जगह है, उस जगह का नाम है श्रवण बेलगोला करके। जैन धर्म से संबंधित बहुत पवित्र जगह है भाई, श्रवण बेलगोला, जो कि स्थित है कहाँ, कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। तो अपने जीवन के अंतिम समय में वो जैन धर्म अपना लेता है। और जैन गुरु जिसका क्या नाम था, भद्रबाहु, जिसके बारे में बताया था उस दिन, दक्षिण की तरफ चले जाता है इसी के नेतृत्व में। तो भद्रबाहु के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कहाँ चले जाता है, श्रवण बेलगोला जाता है, और यही अपना प्राण का त्याग करते हैं। श्रवण बेलगोला में क्या करता है, वो अपना प्राण का त्याग करता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लेता है, जैन धर्म। और एक जैन गुरु थे, उनका क्या नाम था, भद्रबाहु, उन्हीं के साथ वो कहाँ चले जाता है, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में जाके वो अपना क्या त्यागता है, प्राण त्यागता है। हाँ, जैन धर्म में प्राण त्यागने वाला नियम रहता है भाई, मैं उस दिन नहीं बताया था, उसको लिख लेना वहां पे, जैन धर्म खोलो आप लोग। जैन धर्म में कुछ प्रथा चलता है जिसको संथारा प्रथा बोला जाता है, संथारा या फिर संलेखना प्रथा, जैन धर्म में लिख लेना आप लोग। जैन धर्म में आप लोग लिखेंगे संथारा या फिर संलेखना प्रथा। जैन धर्म पढ़े थे वही, एक छोटा सा चीज लिख लो, संथारा या फिर संलेखना प्रथा चलता है कौन से धर्म में, जैन धर्म में। उसमें क्या होता है दोनों प्रथा में, कि जो जैन लोग हैं जब वो लोग दुनिया को छोड़ते हैं, तो जैन मुनि लोग हैं वो जब अपना प्राण त्याग करना चाहते हैं, अपना देह छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग ना अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। प्राण त्यागने के लिए क्या कर देते हैं, अपना
खाना पीना त्याग देते हैं और एकांत में निवास करते हैं। पानी भी नहीं पीते उन लोग, इवन खाना भी नहीं खाते, खाना तो खाते ही नहीं और पानी भी नहीं पीते। उसी को बोलते हैं संथारा प्रथा या फिर संलेखना प्रथा। संथारा या फिर संलेखना जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जो जैन ऋषि लोग हैं जब वो अपने अपने देह को त्यागना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसमें खाना और पीना छोड़ देते हैं उन लोग। उसको संलेखना या फिर संथारा प्रथा बोलते हैं। हाँ, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य भी वैसे अपना प्राण त्याग किया। जो बाहुबली गोमतेश्वर पूछ रहे हो ना, वो श्रवण बेलगोला में, यही भी एक तो लिख लो भाई। ये श्रवण बेलगोला क्यों प्रसिद्ध है? ये जैन धर्म लोगों का प्रसिद्ध जगह है ना, जैन धर्म वालों का प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे ना बाहुबली गोमतेश्वर का मूर्ति है। श्रवण बेलगोला में क्या है? बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति, जो जैन धर्म का एक वो होता है, एक भगवान का स्वरूप होता है, ऐसा मान लो। बाहुबली गोमतेश्वर 4-5 तो उनका वो होता है, भगवान का स्वरूप होता है, उसमें से एक स्वरूप है बाहुबली गोमतेश्वर। तो इसी बाहुबली गोमतेश्वर का मूर्ति कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में। और वही जाके उसने क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दिया। तो जो श्रवण बेलगोला है वो जैन धर्म से संबंधित है और कहाँ पे स्थित है? वो कर्नाटक में है। और श्रवण बेलगोला में क्या है, ऐसा पूछा जाएगा, पेपर में पूछा गया है। तो बाहुबली गोमतेश्वर का मूर्ति है और इसी का निर्माण करवाया था चामुंडराय ने, जो आप पूछ रहे थे ना, इसी का निर्माण कराया था चामुंडराय। चामुंडराय ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, ये जो बाहुबली गोमतेश्वर का मूर्ति है उसका निर्माण कराया था चामुंडराय ने। तो इतना चीज आपको याद रखना है कि इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्यादा चीज नहीं है। एक तो वो संस्थापक है मौर्य वंश का, और उसका युद्ध किसके साथ हुआ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। ये सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। उसी के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज, जिसने क्या लिखा? इंडिका लिखा। और उसी के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ और उसने अपना प्राण कहाँ त्यागा? श्रवण बेलगोला। तो 4 से 5 फैक्ट याद रखेंगे आप इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इतना ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक, अभी इसके बाद ये तो चले गया, श्रवण बेलगोला अपना प्राण त्याग दिया, पर ये जाने से पहले इसने अपने बेटे को राजा बना के गया। अभी जाएगा तो इतना बड़ा राज्य है, कोई ना कोई, किसी ना किसी को संभालना पड़ेगा, तो इसने अपने बेटे को राजा घोषित करके गया। ठीक, तो उसके बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार भी पढ़े थे हम लोग, एक तो अलग ना। महाजनपद में आप याद रखेंगे, एक तो बिंबिसार भी पढ़े थे, वो अलग है। वो बिंबिसार था, ये कौन सा है? बिंदुसार है। तो उसमें कंफ्यूजन होता है काफी, बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है करके। ये देखो, बिंबिसार जो अपन महाजनपद में पढ़े, काफी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो एक तो ऐसा याद रखेंगे आप लोग, इसको चंद्रगुप्त वाले बन के ऐसा याद रख सकते हैं आप लोग, चंद्र बिंदु करके याद रखना। ठीक, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से बिंदुसार, ऐसा याद रख सकते हो। फिर चंद्रगुप्त आएगा तो आप समझ जाओगे कि वो मौर्य वंश के हैं, और ये वाला बिंबिसार से आप अलग कर लोगे फिर इसको। तो चंद्र बिंदु करके आप याद कर सकते हो। काफी अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बहुत समय बाद हिस्ट्री पढ़ोगे ना, 10-12 दिन बाद, तो आपको वो लगेगा कंफ्यूजन कि बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है कर। अभी पढ़ते टाइम नहीं लगता, अभी सब पता रहता है कि कौन बिंदुसार है और कौन बिंबिसार है। लेकिन आप जब एक गेप में काफी आप गेप में पढ़ोगे तब कंफ्यूजन होता है। तो इसको फर्क करने के लिए आप ये वाला ट्रिक कर सकते हो, चंद्र बिंदु ऐसा। ठीक, तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं। देखो, बिंदुसार को यूनानी साहित्य में कहा गया था, तो यूनानी साहित्य में इसको कुछ नाम दिया गया है। यूनानी लोगों ने इसको कहा गया है, यूनानी साहित्य में इसको क्या कहा गया है? अमित्रचेट्स। पेपर में पूछा गया है, अमित्रचेट्स कहा गया है इसको, या फिर अमित्रघात कहा गया है। तो यही वाला पेपर में क्वेश्चन आया था कि अमित्रचेट्स किसको कहा गया है करके। ऐसा 2 नाम इसका मिलता है, अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात। पेपर में ये पूछा गया है कि अमित्रचेट्स है। हाँ, यूनानी लोगों ने जो अपना पुस्तक लिखा है उसमें उसने बिंदुसार को क्या नाम से पुकारा है? अमित्रचेट्स। अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये जो 2 शब्द लिखा है ना, उसका मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यूनानी साहित्य में बिंदुसार को 2 नाम से पुकारा गया है, अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात। यूनानी जो राइटरों ने जो पुस्तक लिखा, यूनानी विद्वान इंडिका जैसे वो लिखा है, तो उसमें इसको क्या कहा गया है? अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात। उसका मतलब क्या निकलता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा उसका मतलब निकलता है। ये हो गया। पुराणों में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। पुराणों में इसको कहा गया है शीसेन या फिर भद्रसार। जो पुराण है, जो 18 पुराण है, उसमें से एक वायु पुराण में ही हमको ना, वायु पुराण में हमको इस मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो पुराणों में इसको क्या कहा गया है? शीसेन कहा गया है, या फिर इसी का एक और नाम मिलता है भद्रसार। तो ये सब कुछ इसके नाम है। बिंदुसार के कुछ इतने नाम है। ठीक,
बिंदुसार के बारे में आप याद रखेंगे, इसका एक मित्र था बिंदुसार का, जो था सीरिया का एक राजा था। ठीक है, इसका एक मित्र था बिंदुसार का, एक मित्र था सीरिया का राजा था वो। सीरिया के शासक, जिसका क्या, सीरिया का एक शासक था जो बिंदुसार का मित्र था। उस सीरिया के शासक का नाम था एंटीओकस, ऐसा नाम था उसका। ठीक, सीरिया का एक शासक था जो बिंदुसार का मित्र था, और उस सीरिया के उस राजा का क्या नाम था, एंटीओकस करके नाम है। ये अजीब है, सीरिया, क्योंकि सीरियन नेम है, भारतीय नाम नहीं है। तो सीरिया का जो शासक था, सीरिया एक देश है, सीरिया का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? हाँ, तो वहीं का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था एंटीओकस, जो कि मित्र था किसका, बिंदुसार का। तो देखो, सीरिया के शासक से ना उसने 3 चीज का मांग किया था। सीरिया के शासक एंटीओकस से उसने कितने चीज का मांग किया, 3 चीज का। एंटीओकस से उसने 3 चीज का मांग किया, 3 मांग किया। वो 3 चीज क्या क्या था, एक तो था अंजीर मंगाया उसने, और एक मांगा उसने मीठा शराब, वाइन, और एक मांग किया था उसने कि आप एक आग दार्शनिक को भारत भेजो करके। ठीक, तो सीरिया का शासक जिसका नाम एंटीओकस था, जो कि किसका मित्र था, बिंदुसार का। बिंदुसार ने उससे कितने चीज मांगा, 3 चीज मांगा, अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक। ठीक, तो जो सीरिया का शासक है उसने 2 चीज भेज दिया, 2 चीज भेज दिया भाई उसने। कौन कौन सा चीज भेज दिया, अंजीर भेज दिया और मीठा शराब भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा उसने। ठीक, ये याद रखेंगे। तो बिंदुसार ने अपने दोस्त जिसका नाम एंटीओकस था और वो सीरिया का राजा था, उससे उसने 3 चीज मांगा, अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक, जिसमें से 2 चीज मिल गया। कौन कौन सा, अंजीर मिल गया और मीठा शराब मिल गया। ठीक, और इसी सीरिया का साथ, यही जो एंटीओकस था, उसी एंटीओकस का एक दूत था जो इसके दरबार में आया था। ठीक है, एंटीओकस का ही एक दूत, एक उसका राजदूत मतलब समझते हैं आप लोग, संदेश भेजने वाला। ठीक, एंटीओकस का ही एक दूत था, वो इसके दरबार में आया। एंटीओकस का दूत था जो, जिसका नाम था डायमेकस। ये जो डायमेकस है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो सीरिया के राजा से उसने 3 चीज मांगा, अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक, जिसमें से उसको 2 चीज मिल गया। कौन कौन सा चीज, अंजीर मिल गया और मीठा शराब मिल गया, और कौन सा चीज नहीं मिला, दार्शनिक नहीं मिला। दार्शनिक मतलब व्यक्ति, जैसे दार्शनिक मतलब व्यक्ति है, जैसे शंकर, विद्वान लोग, दार्शनिक मतलब विद्वान लोग। ठीक, समझ लिख लो भाई, ऐसा विद्वान लिख लो। ठीक, फिलोसफर। ये जो एंटीओकस है, कहां का राजा था एंटीओकस, सीरिया का। तो उसी एंटीओकस राजा का वो दूत था, मतलब संदेश भेजने वाला दूत, जिसका क्या नाम था, डाइमेकस। और यही जो डाइमेकस है वो किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। तो जो डाइमेकस है वो एंटीओकस का क्या था, दूत था, उसका संदेश वाहक था। तो एंटीओकस के बारे में आप 2 चीज याद रखेंगे, एक तो उसने कुछ सामान भेजा और उसने अपने एक दूत भेजा जिसका क्या नाम था, डाइमेकस नाम था। बिंदुसार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है बार बार। ये जो बिंदुसार है वो कौन से धर्म को मानता था, आजीवक धर्म को। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानने वाला था। आजीवक एक धर्म है। ठीक, तो बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था, आजीवक धर्म को। नास्तिक दर्शन, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय आता है। जैन, ये भी जो जैन और बौद्ध जिस समय फल फूल रहे थे ना, उसी समय आजीवक संप्रदाय भी आया था। तो आप फिलोसफी जब पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें हमको आजीवक के बारे में पढ़ना पड़ता है, मेंस में भी आजीवक। तो आजीवक धर्म को मानता था कौन, बिंदुसार। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। वो पहले जो ऊपर देखे वो किस, जैन को अपना लिया था, और जो अशोक है वो बौद्ध को अपनाएगा। तो आजीवक धर्म को मानता था ये। और यही इतना सब चीज है जो इसके बारे में आप याद रखेंगे, इतना ही याद रखें इसके बारे में। ठीक, तो बिंदुसार के बारे में इतना याद रखना है। अभी हमारा मेन राजा आएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा, अशोक, महानतम सम्राट, भारत का सबसे महान, इससे महान राजा कोई नहीं हुआ है भाई, अशोक। अशोक के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। ठीक, नाम तो सुना ही होगा, मूवी भी बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक, तो अशोक के बारे में, अशोक राजा बनता है। ठीक, और इसी के ऊपर आधारित है हमारा पूरा चैप्टर। अशोक से ही क्वेश्चन बनेगा। टाइम पीरियड लिख लो सबका। उसमें लिखो पहले चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोग लिखेंगे 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड लिख लो आप लोग, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक, और बिंदुसार का आप लोग लिख लो 298 से 273 ईसा पूर्व। 298 चंद्रगुप्त मौर्य के लिखोगे आप लोग, 322 से 298।
हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के में आपको लिखना है 322 से 298 ईसा पूर्व, ऐसा लिख लिया। उसके बाद बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है वो 298 से 273 तक था। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लिखना जरूरी है ना, शुरुआत तो याद आ रहा है लेकिन उसका आखिरी याद नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, अशोक राजा बना, ठीक। तो अशोक के पिता, अशोक का थोड़ा सामान्य जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके पिता का नाम था बिंदुसार, जिसके बारे में हम पढ़े हैं। अशोक का टाइम पीरियड लिखा दूंगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मेरे को। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी, ठीक, सुभद्रांगी ऐसा। बिंदुसार जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा अभी, वही अशोक का पिता था और उसके माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की एक से अधिक पत्नियां थी, लेकिन आप एक पत्नी का नाम लिखेंगे कौरवाकी। 4 से 5 पत्नियां थी इसकी, लेकिन एक जो प्रमुख पत्नी, जो मेन महारानी टाइप थी, उसका नाम था कौरवाकी नाम था, ठीक, कौरवाकी नाम था उसका। इसके पुत्र का नाम लिख लेंगे आप लोग। एक पुत्र का नाम मिलता है कुणाल, महेंद्र, जालौक, तिवर, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं उसके पुत्र। तिवर, हाँ, तिवर, तिवर, ठीक। तो ये कुछ उसका वो हो गया, कॉमन इंट्रोडक्शन हो गया। उसके पिता का नाम बिंदुसार था, उसके माता का नाम सुभद्रांगी था, उसकी पत्नी कौरवाकी और है, 2-3 पत्नियां थी, इससे रक्षिता, असंधि, मित्रा, पद्मावती, ऐसे 4-5 शादी किया था उसने, ठीक। उसके पुत्र, ठीक। उसके बाद देखते हैं जो अशोक राजा कब बना। अशोक राजा कब बना, ये राजा बना कब, 273 ईसा पूर्व को। अशोक राजा बना 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व को राजा बनाए, ठीक। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा वो भले बन गया था कब, 273 ईसा पूर्व को, लेकिन जो इसका अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 4 साल बाद हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कितने साल बाद हुआ, 4 साल बाद। 4 साल बाद मतलब कब होगा, हाँ, पीछे होता है ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में डेट पीछे जाते रहते हैं ना, मैं बता चुका हूं। 273 से देखो 269 हो गया, नहीं तो बढ़ना था, 77 हो जाता 4 साल बाद। डेट पीछे होता है ईसा पूर्व में। तो राजा बना कब वो, 273 ईसा पूर्व को राजा बना, लेकिन उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 4 साल बाद। ये 4 साल का गैप क्यों है, तो इतिहासकारों का यह मानना है कि जब वो राजा घोषित हुआ तो उसको संघर्ष करना पड़ा अपने भाइयों से। उसके भाई थे बहुत सारे, तो अपने भाइयों से संघर्ष करने में उसको कितने साल लग गया, 4 साल लग गया। और जब उसने अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिया, तब जाके उसने अपना क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया। 4 साल का गैप है। देखो राजा वो कब बन गया था, 273 ईसा पूर्व में राजा बन गया था, लेकिन उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 4 साल बाद, 269 ईसा पूर्व में। तो वो 4 साल उसने क्या किया, तो इतिहासकारों का यही मानना है कि जो 4 साल उसने क्या किया, अपने भाइयों के साथ लड़ाई किया। उसके भाई जो थे, सुसीम उसका एक भाई था और बहुत सारे भाई थे, तो उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 साल का क्या लगा लिया, समय लगा लिया, ऐसा मानना है कुछ इतिहासकारों का, ठीक। तो 4 साल बाद ये राजा बना, तो ये याद रखेंगे आप लोग, 4 साल बाद राजा बना वो। अभी देखते हैं, अशोक के नाम से क्वेश्चन आता है पेपर में। अशोक के नाम से क्या आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि अशोक के क्या क्या नाम थे। तो याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि अशोक ने अपने अभिलेख में अपना क्या नाम लिखवाया था, ठीक। तो अशोक ने अपने अभिलेख में अपना नाम लिखवाया था प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रियम। अपने अभिलेख में उसने 2 नाम लिखवाया था, जो पेपर में पूछा जाता है देव नाम प्रियम, और पूछा जाता है प्रियदर्शी। हाँ भाई, कुछ पूछना है आप लोगों को तो सुनिए आराम से फिर, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि अशोक ने अपने अभिलेख में अपना क्या नाम लिखवाया। अशोक ने अपना नाम क्या लिखवाया था अपने अभिलेखों में, देव नाम प्रियम या फिर प्रियदर्शी। अशोक नहीं लिखवाया उसने अपना नाम। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में पूछा गया है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखवाया है। तो 2 नाम हमको मिलता है, देव नाम प्रियम या फिर क्या चीज, प्रियदर्शी, ठीक। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं और उन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हमको अशोक के बारे में जानकारी मिलता है। तो जितने भी अभिलेख है उसमें उसने अपना नाम क्या लिखवाया है, देव नाम प्रियम या फिर प्रियदर्शी, और यही पेपर में आता है। कुछ गिन के 4 ऐसे अभिलेख है जहां उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक। तो उसका नाम अशोक कहां कहां मिलता है, इसको भी लिख लो आप लोग। ऐसे 4 अभिलेख है जहां से उसका नाम अशोक मिलता है।
अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है उसको लिख लो। ऐसे 4 अभिलेख है जहां अशोक का नाम हमको क्या मिलता है, अशोक मिलता है। तो एक अभिलेख का नाम है मास्की अभिलेख, इसमें मास्की अभिलेख में उसका नाम लिखा हुआ है मास्की। गुर्जरा अभिलेख और नेटूर, लिखो मास्की हो गया, गुर्जरा, नेटूर। तो कलिंग युद्ध के बारे में आप याद रखेंगे, उसके राज्य अभिषेक के 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ और डेट कब का है, 261 ईसा पूर्व में हुआ है कलिंग युद्ध। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग युद्ध कब हुआ करके एक क्वेश्चन बनता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे डेट कब हुआ है, 261 ईसा पूर्व में। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। देखते हैं, ठीक। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, अशोक का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का राज्याभिषेक आप लोग लिखो कॉपी में देखना, इतने समय में हुआ। उसके बाद 8 साल का समय बीता। कितने साल का समय बीता, 8 साल का समय बीता भाई। 8 साल के समय बीतने के बाद एक डेट आया 261 ईसा पूर्व, घटा लो उतना ही आया, 261 ईसा पूर्व। और इसी 261 ईसा पूर्व में ही कौन सा युद्ध हुआ है, कलिंग युद्ध हुआ है। तो कलिंग युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कलिंग है उड़ीसा में, ठीक। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। कलिंग कहां पे स्थित है, उड़ीसा। कलिंग स्थित है उड़ीसा में। कलिंग का जो राजा था उसका नाम था नंदराज। कलिंग के राजा का क्या नाम था, नंदराज। कलिंग के राजा जो थे जिनका नाम नंदराज था, इसी नंदराज को हराया है किसने, अशोक ने। इसी नंदराज को हरा दिया, ठीक। तो कलिंग युद्ध जो हुआ है वो बिना कारण के तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण रहा होगा। कोई भी जो युद्ध होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। तो देखो कलिंग कहाँ स्थित है, मैं बोला आप लोगों को, उड़ीसा में है, ठीक। तो कलिंग युद्ध के कुछ मेन कारण है, 2 मेन कारण है, ठीक। कलिंग युद्ध का कारण क्या है, कारण आपसे नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला, ठीक। लेकिन आप लोग जान लीजिए, एक तो उड़ीसा क्या है, जो कलिंग था वो दक्षिण राज्य जाने का मार्ग था। कलिंग क्या है, दक्षिण जाने का मार्ग, दक्षिण राज्य तक पहुंच का मार्ग था। मतलब नीचे तरफ, मतलब साउथ तरफ, मान लो तमिल वमिल तरफ जाना होगा तो किसको पार करके जाना पड़ता है उसको, कलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सामरिक दृष्टिकोण से। अशोक मध्य भारत में शासन करता था, तो अब अशोक को मान लो अपने दक्षिण राज्यों की तरफ नियंत्रण स्थापित करना था, तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह कौन था, कलिंग था। इसलिए उसने आक्रमण किया, पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण यह था कि दक्षिण के लिए ना कलिंग से कलिंग व्यापार के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह था, व्यापारिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उड़ीसा में समुद्री तट है और समुद्री तट है मतलब बंदरगाह है, और बंदरगाह से ही व्यापार होता है। तो कलिंग व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। तो 2 अच्छे खासे कारण थे जिसके वजह से अशोक ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, तो याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक। ये कारण आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप जान लीजिए, कलिंग युद्ध पढ़ रहे हैं तो कारण भी जान लीजिए। 2 कारण है। सबसे पहले कलिंग दक्षिण तक पहुंचने का मार्ग था, दक्षिण के राज्यों तक, साउथ तरफ तमिलनाडु, केरल, इधर। अगर मान लो अशोक का मध्य भारत में था, अशोक का जो शासन था वो किधर था, ऐसे मान लो एक मैप है मान लेते हैं, तो अशोक का जो शासन था इधर मध्य भारत में था, और इधर मान लो इसको उड़ीसा मान लो आप लोग। तो दक्षिण भारत में नियंत्रित करने के लिए, दक्षिण भारत को नियंत्रित करने के लिए अशोक को यह राज्य को जीतना जरूरी था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक। और साथ ही साथ उड़ीसा में क्या है, समुद्री सीमा है उड़ीसा, तो समुद्री सीमा होने के कारण वो बंदरगाह शहर है, और क्योंकि वो बंदरगाह शहर है तो वो व्यापार के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसने आक्रमण किया। अभी देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कलिंग युद्ध से, कि कलिंग युद्ध का जानकारी हमको कहां से मिलता है, कलिंग युद्ध का जानकारी हमको कहां से मिलता है, ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। ये पेपर में आता है बार बार कि अशोक का जो कौन सा शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का जानकारी है। तो पेपर में यही आता है क्वेश्चन कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो पेपर के बारे में हमको जानकारी देता है, पेपर के बारे में बोलता हूँ, पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। तो याद रखेंगे कौन सा शिलालेख, 13वां शिलालेख के बारे में बताऊंगा अभी अशोक के। तो अशोक का जो 13वें नंबर का जो शिलालेख है वो हमको कौन से युद्ध के बारे में बताता है, कलिंग युद्ध के बारे में। इसी को धौली शिलालेख भी बोलते हैं। 13वें शिलालेख को कौन से शिलालेख बोला जाता है, धौली शिलालेख। धौली उड़ीसा में है, ठीक।
धौली उड़ीसा में स्थित है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो हमको कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में अभी आपको सिर्फ 2 चीज जानना है। यहाँ कब हुआ वो इतना चीज पढ़े ना, उसमें केवल 2 चीज आपका काम का है, कब हुआ और उसका जानकारी किसमें। तो कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग युद्ध का जानकारी कहाँ पे है? अशोक के कौन से शिलालेख में? 13वें नंबर के शिलालेख में। यही 2 क्वेश्चन बनेगा, कब हुआ और उसकी जानकारी। तो ये इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से केवल 2 इन्फॉर्मेशन आपके काम का है। ये कारण आपके काम का नहीं है, ये कारण पीएससी वालों के काम का। ठीक, तो इतना पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक।